आपने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहां बैठी हैं, मैं जानती हूं यहां से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई,
इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात। सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने? भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया है। मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। ये हो सकता है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भाई और बहनों, प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री रहकर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, क्या आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। Narendra Modi. How do you look at it? Yeah, this Prime Minister, he should understand this, to what extent he is stooping down. If Manmohan Singh ji was talking about minorities, but when our Prime Minister talks, it becomes Muslims. So what is that hatred he has at him? Now, my request to him, so this is not a time to joke. We have to be very serious. This is a parliamentary elections and we can't have a leader like that who hates a community. India is not known for that. And I think he has to say sorry to this man. Yeah. Left fielding the candidate, you have been very vocal that they shouldn't have fielded the candidate. What's your take on that? See, I am very sure. See, why I am saying is, I find Shashi Tharoor is next to me. I find him as a statesman. I find him as an orator, a writer, a right-thinking perspective, who is the most secular parliamentarian I have seen. And I have nothing against the left. My only request to the left is, yes, he's a great man, he's a good man.
But when we have a statesman, why do you both seculars want to fight to make a non-secular win the elections? This elections is this is a different way of looking at it. We can't fight among ourselves. We should understand the politics of this country. And youngsters should understand it is not the left party or a Congress or a BJP standing. You have to realize who is your representative. That is what democracy is. Power is not from the top, power is from the below thing. And if there is one leader who has emerged for the last 2 decades, whom the world listens, whom the country listens, who looks like a statesman, why do you want to fight him out? What do you get out of it? If you really want the country to go ahead, you need to have a visionary who talks sense, who has taken the battering for the last 10 years and stood for Thiruvananthapuram. I think we have to make a strong decision on it. It is not being hating or not asking somebody to compete. Everybody can stand for elections. But we as citizens, I as a citizen of this country, I have to take a call that whom do I stand by, who will represent me, whom can I trust, who will speak for me. ये बात बोली इसलिए जाती है ना, ताकि वो ये ना सवाल लोग उनसे पूछें कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। आजकल वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है, तो क्या काम किया है? कितने अस्पताल बनाए हैं, कितना स्कूल बनाया है, कितनी सड़कें बनाई हैं, कितना जो है उस क्षेत्र में विकास का काम किया है, ये बताएं वो लोग को। वो इस तरह की गुमराह करने वाली झूठ बात इसलिए बोलते हैं ताकि लोग उनसे रोजगार की बात ना पूछ सकें, महंगाई की बात ना पूछ सकें, विकास की बात ना पूछ सकें। और जो वादे किए थे सरकार ने कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी 2022 तक, ये 2024 है, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। कहाँ हैं ये सारे सवाल? तो मनोज तिवारी जी इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि 2 बार आपको वहाँ के लोगों ने सांसद बनाया और एक बार तो 2019 में आपको 50% से ज़्यादा वोट मिले, तो आप बताएं कि आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई पुलिस करेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई कोर्ट करेगी। और जो है जब आपकी सरकार 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी झूठे आरोपों में पकड़ करके जेल में डाल दी है, तो हमको फ्री छोड़ दिया है, तो जब वो हमारे ऊपर कीचड़ उठाते हैं तो एक्चुअली अपना हाथ गंदा करते हैं। कन्हैया, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, कहीं जाना है आपको, लेकिन कुछ जल्दी मैं सवाल ले लूँगा। प्रधानमंत्री इन दिनों मंगलसूत्र पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स हो रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो नज़र है वो लोगों की आमदनी पर है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। उसको किस तरह से देख रहे हैं? अव्वल तो जो है इस तरह के जो मुद्दे भटकाने वाली बातें हैं उस पर कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ये जो है ना कोशिश रहती है कि आप कोई गलत बात बोल दो, दिन भर जो है उस पर चर्चा होता रहेगा। वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं कि उनसे कोई काउंटर सवाल पूछा जाए, तो वो जानबूझ करके ऐसी बातें बोलते हैं ताकि इस देश में जो बेरोजगारी की बात है उस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो, महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कोई बात नहीं हो, लोगों की आमदनी कम हो रही है उस पर कोई बात नहीं हो। आज आप इस देश के नौजवानों की हालत देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, देश में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो रोजगार शब्द नहीं निकलता है, इस तरह के उलझुल आरोप लगाना। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप हमारा न्याय पत्र लीजिए, आप हमारा मैनिफेस्टो लीजिए और हमको दिखाइए कि कहाँ यह बात लिखी गई है। तो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, इतने सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। राजनाथ सिंह ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि जो सेना में जो मतगणना होनी चाहिए वो रिलीजन के आधार पर भी होनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में हुआ, ये उसका विरोध किया और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है कि दिखाता है कि जब कांग्रेस आएगी तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि देश की यूनिटी के लिए खतरा है। देखिए एक बात बताइए, देश में बहुत सारे आयोग बने हैं। इस देश में जो है मंडल कमीशन आयोग बना है, सच्चर कमेटी आयोग बना है, काका कालेलकर कमेटी बनी है। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो सैकड़ों कमेटियां बनी हैं। कमेटी बनती है, कमेटी जो है रिकमेंडेशन को लागू करने की बात करती है। एक कमेटी बनी है स्वामीनाथन आयोग कमेटी भी है, जो कहती है स्वामीनाथन आयोग की किसानों को एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए और किस तरह से गारंटी करना चाहिए। तो कमेटी अपनी सिफारिश करती है, वो कमेटी का काम है, उसमें ये ज़बरदस्ती कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं। असल बात ये है कि 10 साल से ये सरकार में है
और 10 साल में इन्होंने क्या देश के लिए काम किया ये गिनाने के लिए इनके पास है कुछ नहीं। ये बोल ही नहीं रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुआ, महंगाई क्यों दुगनी हो गई। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था 100 रुपये लीटर मिल रहा है, जो सोना 35 हज़ार रुपये तोला मिल रहा था आज 73,000 रुपये तोला मिल रहा है। तो बढ़ती हुई महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बेकारी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसानों की आत्महत्या पे नहीं कुछ बोल रहे हैं। आपको मालूम है इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भविष्य को कई युवा, जो इस देश के युवा हैं उनका जो भविष्य है उसको अंधकार में धकेल करके ये इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उसको भारी समर्थन मिल रहा है। इस बात से ये घबराए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए नारी न्याय के तहत जो कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जबरदस्त तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है। नौजवानों के लिए जो 1 लाख रुपए और पक्की पहली नौकरी पक्की वह जो योजना लाई गई है जिसमें हम कह रहे हैं कि 30 लाख जो है भर्तियों को हम तुरंत भरेंगे, जो रिक्त पद हैं उसको हम भरेंगे, इसको भारी समर्थन मिल रहा है। और ये अग्निवीर जैसी योजना ला करके जो भविष्य नौजवानों के जीवन के साथ खेल रहे हैं वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बेसिक इश्यूज पे बात नहीं हो, उनको मुद्दे भटकाने दीजिए। हम तो वही सवाल पूछते रहेंगे जो पूछते रहे हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान ये राजनीति का विषय होना चाहिए। और झूठ बोलना, किसी पार्टी के बारे में जो है दोषारोपण करना, कीचड़ उछालना, व्यक्तिगत हमले करना, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। उनका राजनीतिक भला हो सकता है लेकिन देश का भला तब होगा जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और मिडिल क्लास जिस तरीके से आज महंगाई से जूझ रहा है उसके लिए। हेमा मालिनी जी, मैम, first of all, you have done a whole lot of campaign and today is the final day. How confident you are, ma'am? I'm very confident because people have shown a lot of love and respect for me. So, and they are very happy with my work. And they are very happy that I am going to be here for next 5 years. So I'm confident that they will definitely vote for me. Ma'am, opposition is somewhere promoting that, Hema Malini is someone who is an outsider and, she is not at all interested in engaging with people of Mathura. उनका कहना वो कहेंगे वो engaging with the people ज़रूरत क्या है मुझे? I don't have to engage myself and sit here. I come to work. काम जो करना है मेरा काम, यहाँ से जो मैसेज है जो काम है उसको ले जाके मुझे वहाँ मेरे मंत्रालय में सब बताना है कि ये काम होना है। वो काम करना है कि यहाँ बैठे रहूँ मैं, फायदा नहीं है ना। अगर मुझे देखना है तो अगर ऐसा आर्टिस्ट दोस्तों, क्या आप जानते हो जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने एक बड़ी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया था अपने देशवासियों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है बिग लाई, यानी कि बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाले को वहां पर लगे कि यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। इस बात में कुछ तो सच्चाई हो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांटना चाहती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था मोदी की गारंटी इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि सुनने वाले को लगेगा कि यार ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। लेकिन नहीं, ये बात पूरी तरीके से झूठ है और ये एक तकनीक है आपको ब्रेन वॉश करने की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उनकी वेबसाइट पर पब्लिकली मौजूद है, आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हो। इसमें हिंदू और मुसलमान शब्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया हुआ। इस पूरी पीडीएफ फाइल पर आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द को भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो उल्टा बात करी गई है अमीर गरीब के बीच फासले को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर पेज नंबर 29 पर लिखा है कांग्रेस का आर्थिक विकास मॉडल बेरोजगारी और महंगाई की चुनौतियों को ध्यान में रखकर होगा। पेज नंबर 31 पर लिखा है मिडिल क्लास नहीं बढ़ाया जाएगा। पेज नंबर 30 पर लिखा है 30 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। पर लिखा है कि छोटे बिजनेसेस की मदद करी जाएगी। देश की सारी संपत्ति अरबपतियों के हाथों में नहीं बेची जाएगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहाँ पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दो तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर कांग्रेस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त। एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन हम भारतीय पार्टी करेगी। तेलंगाना का जो मूड है वो मोदी जी के साथ तेलंगाना की जनता है, पीठ से को कमल को खिलाकर भेजना है। आज मैं की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, क्या हमारे प्रत्याशी को आप प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? मेढक में कमल का फूल खिलाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ఆపదనంటే ఎదురొస్తావంట, ఆపదనెదురిస్తావంట. రెప రెప రెపలాడుతది బీజేపీ జెండా. జగన్న నువ్వేగా మా పేదోళ్లకు అండా. सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूँ। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, सभी पंथ
मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और सरिया के आधार पर क्या ये देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी की गारंटी चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार, पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है, ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। See, the third time, people of this nation has made up their mind to re-elect Prime Minister Narendra Modi as their Prime Minister on the basis of that he is the person who has earned faith of the people, 140 crores people of this nation, whether it is development, whether it is poor people's uplifting, and all this he has proved that he is a leader and he is a family member, he is a mentor. So I think people have accepted him, and that is the way that how Prime Minister wants to take this nation to the dream of declaring it as not as a developing but as a developed country. Sir, this morning a video was also released by the Bharatiya Janata Party in which yet again it is being claimed that Manmohan Singh had made this statement that minorities have the first right on the resources of the country. How do you see this, and how big a political issue is this, sir? I think from a Prime Minister and from a party, this statement is ridiculous. Why? When my Prime Minister says that my family members, he says that 140 crore people are my family members. So how can you differentiate between on the basis of caste and religions? If at all Prime Minister takes this, that if at all some priority to be given, it is to be given to the poor. And poor has got no caste. So my last question, what is your message to your voters, since we saw that this time around, especially in the first phase, there was a very low voter turnout, not a very low, but a low voter turnout that had come up if you look at the history. This time around, what do you expect, and what is your message to the voters? I think people, in the last phase, first phase before this, I think this voting percentage was slightly less, but this will be taken care in this phase. People have, last time this crop harvesting was at peak, and that was the reason. I think it's clear people want stable government, they want good policies, progress and development. And for that sake, today people are coming out and they do want to see Prime Minister Modi continuing his tenure. When PM Modi said, "Ab ki baar 400 par," many criticized. Congress said no, not more than 150. How do you see this? Like many criticism, even Mangal Sutra politics is going on in Karnataka, especially said. What do you say about this? I think because they have no issue on their own
in order to say this is what we'll do for the people of India, take India forward, bring opportunities for the youth, take India in a global leadership role. They have none of these positive agendas to speak about. So they're constantly hitting at Prime Minister. They're doing personal attack. And even worse, they're bringing in things which they themselves cannot implement. So as a part of this narrative is this whole property tax business. My last question, earlier I must know that you heard about the Sam Pitroda's comment about the inheritance tax. How do you see this? How do you react to this particular inheritance tax? And it directly hits the middle class. It directly hits the aspirational class. They work hard. Sweat and toil of theirs is saved in small savings here and there. Or they buy a house, a dream house, and keep some fixed deposits. All this is going to be exposed to the so-called property tax. After all, Congress's reputation in terms of property tax goes back. And I remember earlier in 1968, there was a compulsory deposit scheme where people's deposits were all 18%, 20%, something was taken away. There was no justification given. At that time, they would say, oh, recently we had a war, India doesn't have money. Later on, if you see the way in which they have clearly aimed at targeting people who are wealth creators for this country. They work hard, they create money, they create value, they employ people, and therefore India's economy becomes buoyant. If such wealth creators are going to be punished purely because they have some money kept behind, India's progress in the last 10 years would just go for a zero, and we'll probably be going back to that era when Congress imposed 90% tax. You'll probably not believe, in the current generation wouldn't even remember or know anything about it. There was India when, under the Congress rule, we paid 90% of all that was earned by us as tax. That's the socialist model which the Congress party is comfortable with. But I'm sure their own properties, when transferred from the grandmother to the grandchildren or the father to children, were excluded from all this property tax. So this is a clear ploy that they'll safeguard their own interests. But I'm sorry, people of India will have to keep giving away the earnings from their sweat and toil. Absolutely convoluted. And this cannot be supported. मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। कल 26 अप्रैल है और बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में वोटिंग होनी है, तो वोट जरूर देना। लेकिन वोट देने से पहले एक बार सोचना कि पिछले 10 सालों में तुमने पेट्रोल के ऊपर कितना खर्चा किया है। वोट जरूर देना, लेकिन वोट देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि घर में रखे उस सिलेंडर पर तुमने पिछले 10 सालों में कितना खर्चा किया है। वोट जरूर देना, लेकिन वोट देने से पहले एक बार ये सोच लेना कि घर के राशन के खर्चे के बाद, बच्चों के स्कूल की फीस देने के बाद क्या कुछ बच पाता है। और ये अंधे गधों की फौज ने अब तक आपके दिमाग पर अटैक कर दिया होगा, भाई महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी होगी। तो आप सोचते हो कि हाँ कमाई बढ़ी होगी, किसी की तो बढ़ी ही होगी, पर क्या आपकी बढ़ी? नौकरी वाला सोच रहा है कि शायद बिजनेस अच्छा हो गया है, बिजनेस वाला सोच रहा है कि चलो जीएसटी ने हमें तो बर्बाद कर दिया, शायद मजदूरों को रोजगार ही मिल गया होगा। पर नोएडा के लेबर चौक पर एक बार चले जाना सुबह को, तुम खुद मुंह बनाकर आओगे कि क्यों इन मजदूरों ने इतना जाम लगा रखा है। जाम लगाने का शौक नहीं है, नौकरी नहीं है। नहीं भाई, हम तो हिंदू हैं, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी ने हम हिंदुओं को बचा रखा है। बचा रखा है? हम हिंदुओं के लिए मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया? क्या मोदी जी ने हर पेट्रोल पंप पर 2 मशीन लगवा दी है, जिसमें एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमान के लिए, जिसपे हिंदुओं के लिए 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा? या मोदी जी ने सभी दुकानदारों को आदेश दे दिया है कि हिंदुओं को राशन 5,000 रुपए में मिलेगा और मुसलमानों को राशन 10,000 रुपए में मिलेगा? धर्म के नाम पर सभी को, खासकर यूपी वालों को, पिछले 10 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। पर अब टाइम आ गया है दिमाग खोलने का। तो वोट तो जरूर देना, मगर थोड़ा सोच कर देना कि तुम फिर से अगले 5 साल के लिए उस धर्म के दलदल में डूबना चाहते हो या प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एजुकेशन, नौकरी, इनकी बात करना चाहते हो। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में। इन्होंने जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 ही खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए
बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं, दो सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली, 4 साल के ठेपे कर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता हमारे। कौन नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। अब तो ये जनता भी आंख उठा के देखने लगी। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। हाँ। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। हाँ। अब देश पर कर्जा है। हाँ। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था, और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कहाँ देखे थे ये जो, मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे? कांग्रेस की सरकार में था मैं। अभी की सरकार में पैसा देगा वो, बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है, तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करे, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। So how can I elaborate this? You need half an hour or 1 hour program maybe. Simple. The government should do what it is supposed to do, and it should let people do what they are doing instead of. I think interference should be less, or empowerment should be done. There are so many things. I think as a citizen I expect. So let's see. I think they are telling me that it's better this time. I think let's hope for the best. I think by the end of the day. Definitely, everybody should vote, and I request each and everybody to come and do. My vote stands for my right, for my power to choose who represents me, who will be my voice in the parliament, because this is a vote for the country. A representative who will be in the parliament, who will represent your aspirations, who will make rules for the issues we are going through, and it is very, very important to choose a candidate, a representative whom you believe will. And I have voted for the candidate whom I believe, and to the manifesto they have brought in, and for the change. Because in today's world, in the last decade, the hatred what we are seeing, the divisive politics what we are seeing, I think we need the change, and I voted for the change. Today is a big day for Indian democracy. What would you like to say? You only said it is a very big day, no sir? It is a big day. Sir, many issues what issues you want to think about? No, you only said there are many issues. There are small issues also. I think anything for the betterment of there are, of course, you said a lot of issues. It's not just about the rich and the richest over here. There are people are suffering with a lot of things, and I hope I opens up. See, voting is a hope, sir. It is not an assurance. Voting is a hope, and we are doing that for many years. And many a time people come out and vote. Now the request should not be about how people come and vote. I think the request should be to these politicians and the groups and the parties, after taking the votes, what they are doing. That every term, it's still the same qualms, it's still the same problems. Problems are just raising and raising in this country. When is it going to go down? So I think request shouldn't be about the people to vote. Request should be for those people who are taking the votes now. Any message to the youths? Because you are a big youth icon, sir. Sir, I think they are voicing out should be louder towards what they deserve from the government and the बीजेपी परेशानी में है, खास तौर से उनके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी भोकलाए हुए हैं, और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, बाद में कई ऐसे बातें उठाई जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे
न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है, फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ। ये जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का
नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी, यह आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं, आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। सीधे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। 8,500 रुपए साल के 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठकाठक 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 ठकाठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है, और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। सही सही। मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। सही। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है। सही। ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान की के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, ठकाठक 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 ठकाठक। दूसरी बात, यहां बहुत सारी आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट। अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। पहली लिस्ट में हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लाखपति तो आपने यहां बना दिए, अब कहां बनाओगे? अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं।
नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी और बेरोजगारी पूरी देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए, और अमीर घर के बेटे क्या करते हैं? अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब जॉब मार्केट में जाने से पहले हिंदुस्तान का हर अमीर परिवार अपने बेटे को, बेटी को 6 महीने की, 1 साल की टेम्पररी नौकरी देते हैं। आपको नौकरी मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। और भाई और बहनों, सिर्फ ट्रेनिंग और नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद 1 साल के बाद हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। तो भाई और बहनों, उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट। अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। आपने बेरोजगार युवाओं की बात कर दी, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्यारे किसानों, ये जो 1 लाख रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे, ये आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया। हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। नहीं बना, ताली मत बजाओ, मैंने बात खत्म नहीं की। क्रांतिकारी बात अब बोल रहा हूं। वो तो नॉर्मल बात थी कर्जा माफ वाली, क्रांतिकारी बात सुनो। हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं, और यह आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। इस देश में धन की कोई कमी नहीं है भाइयों और बहनों। आप देखो, अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो। धन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। आप उनका करो, मगर फिर किसानों का भी करो। अगर किसानों का नहीं कर रहे हो, तो फिर उनका भी मत करो। अब आखिरी और सबसे मजेदार बात, आज मैं आपका मूड बनाने आया हूं।
आज मैं आपको खुश करने आया हूं, नया सपना दिखाने आया हूं। अब सबसे मजे की बात, ये जो मैंने आपको बताया ये तो शुरुआत है, मगर क्रांतिकारी बात भाई और बहनों, ये देखो, ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनकी ओर देखो। नमस्कार, नमस्कार। आपसे सवाल पूछता हूं, टीवी पे आपने गरीबी कभी बात देखी? आपने किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब किसान को, किसी मजदूर को टीवी पे देखा? 90% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। भाई और बहनों, ये टीवी पे कभी दिखते क्यों नहीं? आपने कभी टीवी पे देखा कि किसान की बात हो रही है? ना। मजदूर की बात होते हुए देखी? किसी बढ़ई को आपने टीवी पे देखा? किसी नाई को, मोची को, बढ़ई को, छोटे फैक्ट्री वाले को टीवी पे देखा? कभी नहीं। अमिताभ बच्चन देखा? विराट कोहली देखा? टीवी पे पाकिस्तान की बात सुनी, चाइना की बात सुनी, मगर हिंदुस्तान की जनता की बात कभी नहीं सुनी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50, 15 और 8 कितने हुए? कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दो, कितने हुए? और उसमें 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, कितने हुए? 90% से ज्यादा। भाई और बहनों, मैंने मीडिया की कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली। और इनके जो बड़े से बड़े एंकर हैं उनकी लिस्ट निकाली। मैंने 300 से ज्यादा एंकरों की लिस्ट निकाली, हर मालिक की लिस्ट निकाली। और भाई और बहनों, मजे की बात आपको बताता हूं, उस लिस्ट में ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, ना एक आदिवासी, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति, ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, कोई नहीं। 90% आबादी में से इनमें कोई है ही नहीं। आपकी बात क्यों करें? आपकी बात क्यों करें? आपका तो है ही नहीं कोई इसमें। अब चुप हो गए आप सब। ओ, राहुल गांधी ने सही बात बोल दी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, मगर हमने नहीं सोचा कि इनमें ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा। ठीक है, छोड़िए। शायद हिंदुस्तान की 90% आबादी मीडिया में भागीदारी चाहती नहीं, हो सकता है। तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। 200 कंपनी है हिंदुस्तान में, नाम आप जानते हो, अदानी,
अंबानी, ये नाम जानते हो, इनकी मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनकी लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, 90% में से इनमें भी एक नहीं है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग या गरीब जनरल कास्ट से नहीं है। लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, आपका तो एक आदमी उसमें नहीं है। जीएसटी का पैसा आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। ये आपने सुंदर गुलाबी शर्ट जो खरीदी, ये कितने की खरीदी? हाँ आप, हाँ भाई आप, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 500 की ना? अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, कितनी जीएसटी देता हो? जितनी आपने दी। 18% आप देते हो, 18% वो देता है। पैसा आपका, पैसा पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का, माइनॉरिटी का, और कर्जा माफ 22-25 लोगों का। अब आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में नहीं चाहते, हम कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहते, तो मैं कहूंगा ठीक है सरकार तो ले लो। तो सरकार में देखते हैं। सरकार में दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट को वो बांटते हैं, एक एक रुपया का निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, रेलवेज को कितना मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, सब कुछ वो निर्णय लेते। 90 है 90। तो मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाते हैं 90 में से आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने हैं। आपको पता है, शर्म की बात है, 90 में से एक आदिवासी है और उसको पिछली ऑफिस में कहीं बैठा रखा है। 3 दलित हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी। और अगर आप पूरे बजट को देखें तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर, दलित अफसर, आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी सरकार में भी नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची आबादी, सच्ची पावर ना समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको आ गई तो संविधान से आप दूसरा काम निकालोगे। यह संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, यह गरीबों का हथियार है। 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं इस बात को बोलता हूं, नरेंद्र मोदी आपके ध्यान को इधर उधर ले जाते हैं। कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, इधर उधर इधर उधर। सीधा सा उदाहरण, राम मंदिर का इनॉग्रेशन आपने देखा? पार्लियामेंट का उद्घाटन आपने देखा? राष्ट्रपति का चेहरा आपने उद्घाटन में देखा?
क्यों नहीं? हिंदुस्तान की हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, उनको ना राम मंदिर में जाने दिया और ना नए पार्लियामेंट में घुसने दिया। और फिर आदिवासियों की बात करते हैं, आपको नया नाम दे दिया वनवासी। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। दूध का दूध, पानी का पानी करना है, हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। एक्सरे का मतलब जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, सबको अपनी आबादी के बारे में साफ पता लग जाएगा। किसकी कितनी आबादी है, और जाति जनगणना के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे कराएंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे। ये जैसे सफेद क्रांति हुई, हरी क्रांति हुई, ये क्रांतिकारी निर्णय है भाइयों और बहनों, और ये काम हम सरकार बनाने के एकदम बाद करने जा रहे हैं। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मजा आया? नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल एमएसपी दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए।